आज हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो नॉर्सेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज हाइपरकेलेमिया। बहुत सिंपल वे में हम पढ़ेंगे इसके सारे लाइक ईसीजी चेंजेस, मैनेजमेंट, कॉजेज, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाइपरकेलेमिया, तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो है दैट इज 3.5 to 5। तो अगर मोर देन 5 होगा तो क्या होगा? हाइपरकेलेमिया। सो एक अदर टर्म है दैट इज सीडो हाइपरकेलेमिया। तो सीडो हाइपरकेलेमिया में क्या होता है? एज अ नेम सीडो मीन्स फॉल्स हाइपरकेलेमिया। इसमें क्या होता है कि आपने एबीजी या फिर आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजा ना, उसमें आपका पोटेशियम तो एलिवेटेड होगा, ठीक है, बट आपको कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं होगा, है कोई सिम्टम्स नहीं है, प्लस कोई ईसीजी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ओनली पोटेशियम एलिवेटेड है। तो अगर ऐसा होता है ना, डेट इज सीडो हाइपरकेलेमिया। तो इस कंडीशन में हम फिर से सैंपल भेजते हैं कि सच में एलिवेटेड है कि नहीं है, क्योंकि सीडो हाइपरकेलेमिया कभी कभी आता है, जैसे कि अगर आपने ब्लड स्पेसिमेन लिया है ना, वहां पे सेल लाइसिस हो गया, तो सेल लाइसिस की वजह से आपको सीडो हाइपरकेलेमिया देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया सीडो हाइपरकेलेमिया। इसके क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या रीजन है हाइपरकेलेमिया के? तो देखो 3 रीजन हो सकते हैं। या तो आप पोटेशियम बहुत ज्यादा लेने लगे हो, एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक हो गया, या तो जो पोटेशियम ले रहे हो वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वो निकल नहीं रहा बाहर, या तो ज्यादा ले रहे हैं या तो बाहर निकल नहीं पा रहा, या फिर क्या हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर में शिफ्टिंग हो रही है। तो एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक कैसे हो सकता है? या तो आप पोटेशियम रिच डाइट लेने लगे हो, बहुत ज्यादा आपने पोटेशियम रिच डाइट ले लिया, जैसे कि बनाना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, मशरूम हो गया, बहुत ज्यादा उसका इनटेक ले लिया, है ना, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि आपको हाइपोकेलेमिया था किसी पेशेंट को, उसको हमने सिरप केसीएल मतलब पोर्टफ्लोर सिरप दिया एंड वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है, मतलब मेडिसिन एक्सेस लेने लगा, है ना। या फिर उसको आईवी आईवी केसीएल जा रहा था, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं देखा, है ना, और वो आईवी जाता रहा, तो लास्ट में पता चलता है कि उसका पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाइपरकेलेमिया हो गया। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं, या तो हम पोटेशियम रिच डाइट लेने लगे, या फिर मेडिसिन कुछ ओरल चल रहा था, वो लेते ही रह रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, या फिर आईवी के थ्रू ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये कब कब हो सकता है? या तो कोई ऐसी मेडिसिन है जो पोटेशियम रिटेनिंग करता है, जैसे कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हो गया, जो जो जिसका काम ही यही है कि वो पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करने नहीं देगा, है ना, प्लस एसीई इनहिबिटर हो गया। ये सारे ड्रग्स जो है ना वो हाइपरकेलेमिया करते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है, या तो फिर किडनी डिजीज हो सकती है, सीकेडी है, पेशेंट को पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है, ये कंडीशन है। या फिर कोई डिजीज है, कोई डिजीज हो सकती है जैसे कि हमारा एडिसन डिजीज। अब एडिसन में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है। तो याद करो, एल्डोस्टेरोन का काम ही यही था कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना था एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना था। अब एडिसन में एल्डोस्टेरोन की इनसफिशियंसी हो गई है, तो ये काम ढंग से होगा ही नहीं, तो हाइपरकेलेमिया हो सकता है, ठीक है। थर्ड है कि इंटरसेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर शिफ्टिंग। ये कब हो सकता है? या तो सेल लाइसिस हो रहा है, मतलब टिश्यू डैमेज, बर्न किसी को 2nd डिग्री 3rd डिग्री बर्न हो रखा है, तो टिश्यू डैमेज बहुत ज्यादा है, तो टिश्यू डैमेज की वजह से जो पोटेशियम है वो इंटरसेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में शिफ्टिंग हो गई है ना, टिश्यू डैमेज हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन। हाइपर यूरिसीमिया में भी इंटरसेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम की शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा एसिडोसिस, एसिडोसिस में भी क्या होगा कि इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम का शिफ्टिंग हो जाएगा। आप याद करो, हाइपोकेलेमिया में क्या हो रहा था कि एल्कलोसिस में ऑपोजिट हो रहा था, तो एसिडोसिस में ऑपोजिट हो जाता है कि इंट्रासेल्यूलर जो पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर चला जाता है, प्लस हाइपर कैटाबोलिज्म, दैट इज ऑल्सो लाइक टिश्यू डैमेज, टिश्यू लाइसिस, है ना, सेल लाइसिस, हाइपर कैटाबोलिज्म। तो ये सारा जो कंडीशन है, इनमें क्या हो सकता है? हाइपरकेलेमिया होने के चांसेस है। So these are all the causes of hyperkalemia. So coming to symptoms, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हाइपरकेलेमिया में? तो देखो, अगर पोटेशियम एलिवेट होगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग में अगर पोटेशियम एलिवेट होगा ना, तो जो आपकी जो मायोसाइट्स की एक्साइटेबिलिटी है ना, मायोसाइट्स मायोसाइट्स एक्साइटेबिलिटी जो है वो स्टार्टिंग में क्या होगा? इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में अर्ली फेज ऑफ हाइपरकेलेमिया। पर धीरे धीरे अगर वो हाइपरकेलेमिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, सस्टेन रहेगा और एकदम लिथल लेवल पे आ जाएगा, तो क्या होगा? जो मायोसाइट्स की जो एक्साइटेबिलिटी है ना वो कैंसिल हो जाएगी, मीन्स की रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो
वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल है ना वो लेस नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया लेस, तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अर्ली फेज में आपको मसल में से मसल ट्विचिंग हो जाएगा, मसल ट्विचिंग, पैरेस्थीसिया, नमनेस ऐसा लगेगा, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिल सकता है पेशेंट में, लाइक ऐसे एकदम सीवियर वाला वीकनेस होगा, प्रोफाउंड वीकनेस होगा, एंड इवन क्या हो सकता है कि असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, सो इन द लेटर स्टेज देयर माइट बी प्रोफाउंड वीकनेस एंड माइट बी असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है। तो अगर मसल्स का पैरालिसिस हो गया, मसल्स बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया, स्केलेटल मसल्स, तो क्या होगा, स्केलेटल मसल्स वीकनेस होगा तो जो रेस्पिरेटरी का जो स्केलेटल मसल्स है वो भी वीक होगा, तो क्या होगा कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी होने के चांसेस है, ठीक है ना। सो हाइपरकैलेमिया इज वेरी लिथल, है ना। प्लस जीआईटी में क्या होगा, जीआईटी में जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ गई। अब जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो देयर इज हाइपर एक्टिव साउंड होगा, है ना, हाइपर एक्टिव वॉवल साउंड होगा। प्लस देर माइट भी बहुत सारा डायरिया होने लग जाएगा, क्योंकि मोटिलिटी बढ़ गई है तो डायरिया होने के भी चांसेस है, ठीक है ना। इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होगा, वीक इरेगुलर पल्स होगा, वीक इरेगुलर पल्स होगा, एंड हाइपोटेंशन भी हो सकता है ना। और इन लेटर स्टेज तो बहुत सारे लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, अरिथमियाज होगा और डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम्स है। एंड कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ईसीजी चेंजेस, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। सो ईसीजी चेंजेस में क्या होगा ना, जैसे कि स्टार्टिंग में माइल्ड हाइपरकेलेमिया होगा, लाइक 5.5 टू 6.5 के बीच में अगर पोटेशियम होगा तो क्या होगा, इज जो ये टी वेव है ना, ये टी वेव जो है ना वो टॉल, नैरो, सिमेट्रिकल हो जाएगा, लाइक ए टेंट शेप की तरह हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉल, नैरो, सिमेट्रिकल टी वेव्स होगा इन द स्टार्टिंग फेज, ठीक है ना, माइल्ड हाइपरकेलेमिया में। मतलब अगर पोटेशियम 5.5 टू 6.5 होगा, अर्लीस्ट साइन होगा, ठीक है ना। बट अगर पोटेशियम धीरे धीरे बहुत ज्यादा एलिवेट हो गया, मॉडरेट लेवल पे आ गया, लाइक 6.5 टू 7.5 के बीच में हो गया, तो जो ये पी वेव है ना ये फ्लैटनिंग हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव, प्लस ये जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होने लगा, जो एट्रियल का जो मसल्स है ना वो धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा कि एवी कंडक्शन भी स्लो होने लग जाएंगे, तो फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव प्लस पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। प्लस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर कंडक्शन भी डिले होने लग जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ऐसे वीक होने लग जाएगा। एट्रियल मसल्स वीक होने लगा तो पी वेव ऐसे फ्लैटनिंग हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, और एवी कंडक्शन स्लो होने लगा, डिले होने लगा तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड लाइक वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले होने लगा तो वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर सीवियर हाइपरकेलेमिया हो गया, अगर आपका पोटेशियम लेवल ऐसे मोर देन 7.5 हो गया किसी पेशेंट में, तो पी वेव तो पूरी की पूरी ही एब्सेंट हो जाएगी। प्लस जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ज्यादा वाइडनिंग हो जाएगा, फर्दर वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा डिले वेंट्रिकुलर कंडक्शन हो गया। प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज साइन वेव पैटर्न हो जाएगा। साइन वेव पैटर्न में क्या होगा, जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो टी वेव के साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है कौन टी वेव है। तो देर माइट बी साइन वेव पैटर्न होगा, एंड लास्ट में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऐसे अरिथमियाज होंगे। एक मेरे को याद है कि जब मैं 4th ईयर में थी, मेरा एक पेशेंट था इमरजेंसी में, उसका लाइक पोटेशियम है ना ऐसे 8 या 9 के बीच में था। वो पेशेंट लाइक 2 घंटे तक उसको ऐसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, अरेस्ट ऐसे ही चलता रहा। हमने उसको 2 घंटे तक लगातार उसको ऐसे लाइक डीफैब कर रहे हैं, कभी सीपीआर कर रहे हैं, ऐसे 2 घंटे तक लगातार कर रहे हैं, एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऐसे इन्फ्यूजन ऐसे कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं, और रेगुलर इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज देते हैं ना, आगे मैं बताऊंगी, वो दिए जा रहे, स्टिल उसका लाइक पोटेशियम कमी नहीं हो रहा। फिर लास्ट टाइम पे उसको हमने ऐसे हीमोडायलिसिस के लिए प्लानिंग किया, बट उस टाइम तक उसका डेथ हो चुका था। तो ये ऐसा भी होता है अगर पोटेशियम एलिवेट होता है, वेरी वेरी क्रूसियल। ओके, सो कमिंग टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ना 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, हम आईवी देते हैं। ये क्या है, ये पोटेशियम को कम नहीं करता, इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा, है ना। प्लस
जो पोटेशियम का जो इफेक्ट हो रहा था ना हार्ट पे, उसको एंटागोनाइज करेगा। समझ रहे हो? मतलब पोटेशियम कम नहीं करेगा, इट जस्ट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन प्लस एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑन द हार्ट। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट का फंक्शन है। ये कैसे देते हैं? 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 10 ml ओवर 10 मिनट्स। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 10 ml ओवर 10 मिनट्स देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हाइपरटोनिक ग्लूकोज प्लस रेगुलर इंसुलिन ऐड करते हैं। मतलब क्या करते हैं? D50 लेते हैं, डेक्सट्रोज 50% लेते हैं, उसमें हम 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन ऐड करते हैं। ठीक है ना, इसका इन्फ्यूजन बनाते हैं और वो पेशेंट को देते हैं। और ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम की शिफ्टिंग करती है, तो ये पोटेशियम को कम करता है बेसिकली। ठीक है ना, ये है। थर्ड, अगर इससे भी नहीं होगा तो लास्ट में क्या ऑप्शन है? ऑफकोर्स हीमोडायलिसिस करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको केसेस बताया। लास्ट में हम हीमोडायलिसिस करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मली हीमोडायलिसिस करते हैं वो वाला कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज था सोडियम पॉलीस्टायरिन। पॉलीस्टायरिन ये भी क्या करता है? सोडियम पॉलीस्टायरिन ना ओरल या फिर हम रेक्टल के रूट से देते हैं। ये क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है थ्रू जीआईटी सिस्टम। ठीक है ना, थ्रू जीआईटी सिस्टम। एंड ये हम उस पेशेंट में देते हैं जिसका लाइक किडनी थोड़ा सा लाइक रीनल इनसफिशियंसी होता है ना, उसमें ये चीजें देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग जस्ट फॉर जनरल नॉलेज की ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेट्स सपोज किसी पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है एंड उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि उसको फ्रेश ब्लड दो। एक थोड़ा डिले वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज ना करो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है, सेल का लाइसिस होता है ना, उसकी वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो सकते हैं। ऑलरेडी उसको हाइपरकैलेमिया है